सुप्रभात बच्चों। आशा करती हूँ आप सभी घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका नम्रता आज आपके हिंदी व्याकरण की कक्षा के साथ उपस्थित हुई हूँ और आज हम सबसे पहले पाठ की पढ़ाई करेंगे और हमारे पहले पाठ का नाम है भाषा एवं व्याकरण। क्या नाम है हमारे पाठ का? भाषा एवं व्याकरण। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा ऐसा साधन है जिसके द्वारा मानव अपने भावों एवं विचारों का आदान प्रदान करता है। भाषा कौन सा साधन है? भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। कैसे व्यक्त करते हैं? चलिए उसके लिए हम जानते हैं भाषा के रूप के बारे में। तो भाषा के दो रूप होते हैं। कौन कौन से? मौखिक और लिखित। ये तो हुए भाषा के रूप। अब इस तरह समझिए कि इस पुस्तक में जो कुछ भी लिखा है वो क्यों लिखा है। वो इसीलिए लिखा है ताकि इस पुस्तक के माध्यम से इस पुस्तक की भाषा को हम समझ सके कि यह पुस्तक हमें क्या बताना चाह रहा है। तो यह पुस्तक अपने लिखित माध्यम से हमें अपने विचारों को व्यक्त कर रहा है। तो ये भाषा का लिखित माध्यम हुआ। और जैसे मैं आप लोगों को बोल के समझा रही हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ? मैं भाषा के मौखिक रूप का उपयोग कर रही हूँ। मैं भाषा के मौखिक रूप का उपयोग क्यों कर रही हूँ? तो मैं भाषा के मौखिक रूप का उपयोग आपको अपनी बात समझाने के लिए कर रही हूँ। तो मैं अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए इस माध्यम का उपयोग कर रही हूँ। तो इससे आप क्या समझ रहे हैं? इससे आप यह समझ रहे हैं कि भाषा का उपयोग हम अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए करते हैं। और इसके दो रूपों के बारे में भी आपने समझ लिया अच्छे से। तो चलिए आगे चलते हैं। अब इस किताब में क्या लिखा है मौखिक भाषा के बारे में उसे भी देख लेते हैं। जब कोई परस्पर बातचीत या भाषण आदि द्वारा अपने विचार प्रकट करता है तो यह भाषा का मौखिक रूप है। मौखिक अर्थात बोला गया। जैसे व्यक्ति मोबाइल पर बात कर रहा है, अध्यापिका कक्षा में मौखिक भाषा का प्रयोग करके पढ़ा रही है। रेडियो, मोबाइल आदि की भाषा भी मौखिक भाषा है। ये जो है ये किताब अब ये आपकी पुस्तक में लिखा है। और यही चीज़ मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही भी समझाया था कि मौखिक भाषा का उपयोग मैं भी कर रही हूँ आपको अपनी बात समझाने के लिए। वैसे ही ये लिखित भाषा है। उम्मीद करती हूँ कि आप सबों के पास पुस्तक होगी तो आप इसे भी पढ़िएगा और वही लिखा होगा जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया था। चलिए अब हम मातृभाषा की बात करते हैं। तो मातृभाषा क्या है? मातृभाषा वह भाषा है जिससे बच्चा अपने परिवार से सीखता व अपनाता है। परिवार में जन्म से ही वह उस भाषा को समझता और बोलता है। जैसे हिंदी भाषी परिवार में जन्मा बच्चा हिंदी तथा तमिल भाषी में परिवार में जन्मा बच्चा तमिल भाषा ही सीखता है। तो इससे आप मातृभाषा के बारे में क्या समझ रहे हैं? तो मातृभाषा वह भाषा है जो हम अपने परिवार में सीखते हैं या फिर जिस भाषा में हम अपने परिवार में बात करते हैं। जैसे कुछ लोग अपने परिवार में मैथिली में बात करते हैं, कुछ लोग अपने परिवार में हिंदी में बात करते हैं, कुछ लोग अपने परिवार में भज्जिका में बात करते हैं। तो यह सब क्या है? यह सब उनकी मातृभाषा है जो वो अपने परिवार में सीखते हैं। ठीक है। अब चलिए अब राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा वह भाषा है जो देश के बड़े क्षेत्र व अधिकतर लोगों द्वारा प्रयुक्त होती है। हर देश की अपनी राष्ट्रभाषा है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। राष्ट्रभाषा को संपर्क भाषा भी कह सकते हैं क्योंकि अधिकतर लोगों द्वारा वह बोली व समझी जाने के कारण अन्य भाषा भाषी लोगों के साथ जोड़ने का कार्य करती है। अब राष्ट्रभाषा क्या है? तो वैसी भाषा जो देश के अधिकतर क्षेत्रों में बोली जाती है या देश के बहुत सारे लोग उसका उपयोग करते हैं एक दूसरे से संपर्क बनाने के लिए। उस भाषा को हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। और हमारे भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? हमारे भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है जो कि कई क्षेत्रों में बोली जाती है। और इसी भाषा के माध्यम से हम कुछ ऐसे लोगों से भी बातचीत करते हैं जो अन्य भाषा के होते हैं। ठीक है। चलिए अब राजभाषा। वह भाषा
जो सरकारी कामकाज में प्रयुक्त होती है राजभाषा कहलाती है। भारत की राजभाषा हिंदी है, परंतु अंग्रेजी में भी सरकारी कामकाज किए जाते हैं। अब राजभाषा क्या है? वह भाषा जो सरकारी कामकाज के लिए उपयोग में लाई जाती है। तो हमारे दफ्तरों में, हमारे देश के दफ्तरों में मुख्यतः हिंदी भाषा बोली जाती है, लेकिन कई जगहों पर अंग्रेजी में भी कामकाज किए जाते हैं। लेकिन हमारी राजभाषा क्या है? हमारी राजभाषा हिंदी है। अब मानक भाषा। भाषा में एकरूपता लाने के लिए शिक्षाविद तथा विद्वान जिस भाषा को मान्यता देते हैं उसे मानक भाषा कहते हैं। मानक भाषा से संप्रेषणीयता सहज हो जाती है। तो मानक भाषा क्या है? मानक भाषा जो होती है वो किसी भी देश के विद्वान जिस भाषा को मान्यता देते हैं उसे हम मानक भाषा कहते हैं। और मानक भाषा से संप्रेषणीयता सहज हो जाती है, यानी कि मानक भाषा से अपने विचारों को सही रूप से व्यक्त किया जा सकता है, अपनी बात को समझाया जा सकता है। ठीक है। अब हिंदी भाषा और उसका महत्व। हिंदी भाषा प्रमुख भाषा है। यह राष्ट्रीय संपर्क का सबसे बड़ा माध्यम है। कुछ क्षेत्रों को छोड़कर यह संपूर्ण भारत में बोली व समझी जाती है। भारत में संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी विश्व की 3 बड़ी भाषाओं में से एक है। अरब देश, फिजी, सूरीनाम, मॉरिशस आदि देशों में इसके जानने वाले हैं। हिंदी भाषा क्या है? यह हमारी राजभाषा है। 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं और यह 3 बड़ी भाषाओं में से एक है। और अरब देश, फिजी, सूरीनाम, मॉरिशस आदि में भी हिंदी भाषा को जानने वाले लोग मिलते हैं। वैश्वीकरण के युग में अमेरिका, जापान, चीन, जर्मनी आदि देशों में भी हिंदी सीखने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। दुनिया का श्रेष्ठ साहित्य हिंदी में है। हिंदी भाषा की प्रमुख विशेषता यह है कि इसके उच्चरित व लिखित रूप में अंतर नहीं होता। तो यह युग कौन सा है? यह वैश्वीकरण का युग है। इस युग में जापान, अमेरिका, चीन ये देश भी क्या कर रहे हैं? इन देशों में भी लोग हिंदी सीख रहे हैं। और हिंदी जो है वो दुनिया की श्रेष्ठ भाषा है। और इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता, सबसे मुख्य विशेषता यह है कि यह जो जिस तरह से इसका उच्चारण किया जाता है उसी तरह से इसे लिखा भी जाता है। इन दोनों में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। व्याकरण। भाषा के शुद्ध ज्ञान के लिए व्याकरण को जानना आवश्यक है। व्याकरण के द्वारा ही हम किसी भी भाषा के शब्दों और वाक्यों में शुद्ध स्वरूपों और शुद्ध प्रयोगों की जानकारी प्राप्त करते हैं। भाषा के शुद्ध रूप का पूर्ण ज्ञान व्याकरण के बिना असंभव है। भाषा के शुद्ध और स्थायी रूप को निश्चित करने के लिए नियमों की आवश्यकता होती है। अतः व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त करते हैं। व्याकरण क्या है? व्याकरण एक शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा का, चाहे वो भाषा कोई भी हो, हिंदी, इंग्लिश, मैथिली, फारसी, उर्दू, किसी भी भाषा का शुद्ध ज्ञान जब हम प्राप्त करते हैं उस भाषा में, तो वह भाषा, वह क्या कहलाता है? वह व्याकरण कहलाता है। अब हम अपनी अगली कक्षा में व्याकरण के अंग या विभाग की बात करेंगे। और आज मैंने आप लोगों को जो कुछ भी समझाया है, आशा है आप समझ चुके होंगे। तो एक बार हम इसे दोहरा लेते हैं। भाषा से भावों व विचारों का आदान प्रदान होता है। तो भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। ये समझ में आ गया है? भाषा बोलकर या लिखकर प्रकट की जाती है, यानी कि भाषा के 2 रूपों के बारे में बात हो रही है। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। हमारे संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। मातृभाषा वह भाषा है जो बालक अपने परिवार में सीखता है। हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी है। और व्याकरण से भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान मिलता है। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम अपनी अगली कक्षा में इसके आगे पढ़ेंगे और इसका अभ्यास कार्य
मैं आप लोगों को भेज रही हूँ, उसे बनाइएगा। और फिर तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी पढ़ाई नियमित रूप से करते रहिए। धन्यवाद।